हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विद अस पर। जी हाँ, काफ़ी दिन से एक दो दिन से स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था, तो लेक्चर शूट नहीं कर पा रहा था। मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊँ, लेक्चर शूट करने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा इधर उधर था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाइए कहीं नहीं। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था लास्ट चैप्टर एसिड बेस बफर। यदि उसमें से कुछ भी रह गया हो या छूट गया हो तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के डाल देंगे, हम उसको वीडियो बना देंगे। अभी क्या है, पेपर नज़दीक है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके समक्ष बहुत इजी वे में बच्चों को पढ़ाया जाए। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये वाला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो मैं तीसरा चैप्टर बी फार्मा का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट। जी हाँ, पहले तो हमें हर चीज़ का बेस समझना होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, ये आपकी समझ में आने वाला लेक्चर है। चलिए बच्चों, समझाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट, आपने ये नाम हाल फिलहाल में पिछले साल जब डेंगू आया तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, या इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है। इम्बैलेंस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो होता है, ये तो बैलेंस होता है। अगर फिजिकल भाषा में बात करूं, बैलेंस ये होता है कि किसी चीज़ का संतुलन। अगर आपके शरीर में संतुलन है हर चीज़ का, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति भी कहलाए जा सकते हैं, ठीक है। और अभी संतुलन की बात करें कि कोई मरीज आया, सपोज कीजिए एक मरीज था, ये एक पेशेंट था, पी से डिनोट करता हूँ। ये एक पेशेंट था, ये इसमें डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यानी इसके इलेक्ट्रोलाइट सही से नहीं है, समझ रहे हैं, सही से बैलेंस्ड नहीं है। तो कुछ दिक्कत आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि इसको थ्रस्ट फील हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है, या कुछ और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक ऐड आया करता था बहुत साल पहले, 10 साल 12 साल पहले, ग्लूकोज का एक आया करता था, याद करो। उसको क्या करता था कि गर्मी में क्या होता था कि गर्मी में बहुत ज़्यादा भीषण जब गर्मी पड़ती है, अभी तो गर्मी की मौसम नहीं है, जब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है तो आपने देखा होगा साइड में कि सूरज जो है सोख लेता था यहाँ से कुछ वो जो है अपना ऐड करने का उनके ग्लूकोज वालों का पर्पस था, ग्लूकोन-डी वालों का। क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉल का पाउच आता है ना, इलेक्ट्रॉल का पाउच मार्केट में इलेक्ट्रॉल करके बहुत सारे लोग पीते हैं। या आप मानिए ORS, ठीक है, ORS जो आता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं बेसिकली। वो के जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करने के लिए शरीर में वो जो है काम आते हैं। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है। अब समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट है क्या। सर आपने बहुत कर लिया इलेक्ट्रोलाइट, अब मुझे बता दो कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या सर। तो इलेक्ट्रोलाइट मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं डिसॉल्व्ड आयन भी बोलते हैं। कैसे? केमिकल्स, आप उसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ या ऐसे केमिकल जो डिसोसिएट हो जाते हैं कैटायन में भी और एनायन में भी, कैटायन और एनायन में भी। डिसोसिएट मतलब दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, डिसोसिएट मतलब टूटना। कहते हैं टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा उसको। देखिए अभी देखिए, जैसे कि NaCl है, तो NaCl है, अभी आप NaCl को पानी में डाल दीजिए। मैं एक बात कर रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, यानी क्लोराइड का आयन नेगेटिव और ये पॉजिटिव को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की बात में, कैट आयन, या 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज को एनायन, यानी कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज।
तो ऐसे प्रकार के जितने आपके सब्सटेंस हैं, अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयनों में, अगर साफ साफ हिंदी में बात करूं कि जो अपने आयनों में पूर्णतः डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को। यानी अगर अपनी भाषा में आप इसको लिखने चाहें, these are those substances which fully dissociate into its ion, so they can known as electrolytes। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अपनी भाषा में लिखिए, आप हेडिंग बनाइए, हेडिंग बना करके डेफिनेशन लिखिए कि these are those substances or chemicals which dissociate into its ion or which fully dissociates into its ion is known as a electrolytes। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हुआ कि भाई अभी पानी में डिसॉल्व हो रहा है, पर अगर आपके अंदर वाले, मेरे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, मेरे शरीर के अंदर भी सोडियम है, पोटेशियम है, अलग अलग चीज है, आपने सुना भी होगा सोडियम पोटेशियम चैनल, फलाना चैनल, ढिमाका चैनल। ठीक है, तो मेरे शरीर के अंदर भी है वो, तो अगर वो मेरे शरीर के अंदर है तो वो कहाँ डिसॉल्व होंगे, कहाँ डिसॉल्व होंगे रे? फ्लूइड में। और मेजरली बॉडी में जो फ्लूइड है वो फ्लूइड ब्लड भी है। ठीक है, ब्लड एक मेजर फ्लूइड है बॉडी के अंदर। ठीक, अब आप समझ रहे हैं कि when they dissolve in body fluids। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, ये लास्ट लाइन जो कहती है, इसको अगर पूरी तरीके से पढ़ें कि केमिकल डिसोसिएट्स इनटू कैटायन, कैटायन मैंने बता दिया आपको पॉजिटिवली चार्ज आयन और एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन, when they dissociate in the body fluid। ठीक है, जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, सीधी सी बात है, जो सब्सटेंस, जो केमिकल डिसोसिएट होगा, टूटेगा, कैटायन और एनायनिक चार्ज देगा टूटने के बाद। टूट तो गया, घुल तो गया, पर चार्ज दे रहा है, एक कैटायनिक चार्ज दे रहा है, एक एनायनिक चार्ज दे रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। विल यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि भाई एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है, सर इलेक्ट्रोलाइट तो ठीक है, व्हाट आर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा? देखो इंट्रा शब्द, देखो इंटरा, और दूसरा एक्सटीरा। मजाक कर रहा हूं, एक होता है इंट्रा, एक होता है एक्सटीरा। मजाक कर रहा हूं, मैं गांव की भाषा में बोल रहा हूं, एक इंट्रा और एक एक्स्ट्रा। तो इंट्रा मतलब, इंट्रा जो शब्द बना होगा वो इन से बना होगा, ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं। और एक्स्ट्रा जो शब्द बना होगा वो एग्जिट से बना होगा। इनका मतलब क्या है? अंदर, और एग्जिट का मतलब क्या है? बाहर। तो हम यहां पर सुनिएगा, इंट्रा याद रखने के तरीका, इंट्रा सेलुलर, सेलुलर आ रहा है ना इसमें कहीं, इंट्रा सेलुलर, सेलुलर का मतलब सेल, सेलुलर से आया सेल। इंट्रा जैसे कि पूरा वर्ड है इंट्रा सेलुलर, तो ये जो सेलुलर है इसका मतलब सेल है, कोशिका है, और ये इंट्रा है यानी अंदर। अब इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट यानी जो कि उपस्थित हो सेल के अंदर, सेल के भीतर। ये एक सेल है, इस सेल के भीतर उपस्थित हो। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, प्रेजेंट इन द सेल। जैसे कि एग्जांपल है फॉस्फेट एंड पोटेशियम आयन। क्या है? फॉस्फेट एंड पोटेशियम आयन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया एग्जिट से आया था शब्द, तो एग्जिट का मतलब बाहर, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर, सेलुलर, सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब यहां पर वर्ड लिखो एक्स्ट्रा सेलुलर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर सेल, और एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, तो आउटसाइड द सेल, या हम कहें ऐसा कह सकते हैं आउटसाइड द सेल या आउट ऑफ द सेल, कि जो सेल के बाहर हो। और एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई अब सेल के बाहर है तो कहाँ है, कौन सी कंपार्टमेंट में है? कौन सी कंपार्टमेंट में? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में भी
ये जो है देखने के लिए आपको मिलता है, या वस्कुलर कंपार्टमेंट्स में भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या है, इंट्रा का एग्जाम्पल है फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम। अगर आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताइए पोटेशियम है या और सारे बहुत सारे दे दिए, मैग्नीशियम दे दिया, कोई और दे दिया, कोई और दे दिया, तो आप ये बताइए इसमें से इंट्रा कौन है। तो एक एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, मैं तो एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो फॉस्फेट अगर देखिए फॉस्फेट पे टिक कर देना, और पोटेशियम अगर देखिए तो पोटेशियम पे टिक कर देना। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर की जब बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर में मैंने एग्जांपल लिखा है सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, अब रोल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होता है बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं मेरा ब्लैक बोर्ड आप उतारा कीजिए। ठीक है, रोल होता है पीएच कंट्रोल, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, पीएच कंट्रोल यानी आपको पता ही है, मैंने इससे पहले लेक्चर में फिजियोलॉजिकल बफर्स पढ़ाए थे, याद कीजिए। तो पीएच कंट्रोल में भी एक तरीके से काम आता है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐसे भी देखा जाए तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने में काम आता है ना, कि भाई जो भी आप जब जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जो भी हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं विच इज आइसोटोनिक होनी चाहिए, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए बॉडी फ्लूइड के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस तो वो हो गया, और कुछ अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करने में भी ये काम आता है। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया, इंट्रो लेक्चर समझ में आया। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते चले जाएंगे बच्चों, और पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ेंगे, सोडियम के बारे में पढ़ेंगे, कभी मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, कभी आप पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मेनली क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ने हैं हमको, और मैं एक एक करके लेक्चर लाऊंगा, एक एक करके लेक्चर मैं एक लेक्चर में एक ही समाप्त करूंगा और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार, आपके सम्मान के लिए, जो आप जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, 44 हैं या कितने हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी किया कीजिए यार, मेहनत लगती है थोड़ा लेक्चर बनाने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए। और हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि आपसे हम कोई पैसा मांगने के लिए यहाँ पढ़ाना शुरू किया है। ध्येय केवल ये है कि एक अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचे, और इससे ज़्यादा कोई ध्येय हमारा नहीं है। और मैं थैंक यू को आप सभी का कि मतलब आपने बहुत आप सही प्यार दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी 1-2 लाइक भी मिल रहा है उससे भी मोटिवेशन मिलता है लेक्चर डालने के लिए। उधर शूटिंग्स के लेक्चर डाल ही रहे हैं सर, तो आपको जो है बिल्कुल सजग होकर पढ़ना है। कोशिश करेंगे, तबीयत लगभग सर की सही हो गई है, तो सर कोशिश करेंगे कि 15 दिन में आपके ये चैप्टर 15 दिन में, 1 हफ्ता में या 2 हफ्ता में, 2 हफ्ते से कम में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।